तो मैं सिंपल सी बात है स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर की। सिंपल सी बात है, मेरा लेक्चर है इस तरीके से होने वाला है। इस तरीके से मैं बात करूँगा शॉर्ट टर्म रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर की, फिर मैं बात करूँगा लॉन्ग टर्म रेगुलेशन ब्लड प्रेशर की। लॉन्ग टर्म रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर में मैं दो चार आपको ग्राफ एक्सप्लेन करूँगा, तो इसलिए मैं थोड़ा सा उसको हो सकता है शायद मैं वैसे बनाऊँ, बाकी ग्राफ से बताने में ग्राफ को वैसे ही बता सकता हूँ, वैसे बात नहीं है। ज़्यादा कुछ दोनों चैप्टर में है नहीं है। मेन ये चीज़ आ रही है ना, फिजियोलॉजिकल एक्सपर्ट बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि ज़्यादातर इसमें फिजियोलॉजिकली आती है। मतलब ऐसे कोई क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ज़्यादा कुछ खास देखने को मिलेगा नहीं। ये चीज़ें मतलब क्लिनिकल सिग्निफिकेंस के बाद देखने को मिलेगा, इसके रेंज के बाद। तो ये चीज़ है कि नॉर्मल रेंज में जो हमारा रिफ्लेक्स काम करते हैं, इस तरीके से वो उसकी चर्चा करेंगे, जो इस तरीके से काम करते हैं, तो ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने का काम करते हैं। जब मैंने चर्चा करी शुरुआत है पैरासिम्पैथेटिक सिम्पैथेटिक के, तो मैं बार बार बताया था कि पैरासिम्पैथेटिक सिम्पैथेटिक का क्या काम होता है। मैं फिर दोबारा रिपीट करता हूँ, इस बार मैं जानता हूँ कि आपको ये पहचानना जरूरी है। पैरासिम्पैथेटिक का जो काम है वो एक तरीके से जो रहता है, वो एक तरीके से हमारे हार्ट रेट को पे इम्पैक्ट डालता है, हार्ट रेट को कम करने का काम करता है, और उसके अलावा कुछ लेवल पर कॉन्ट्रैक्टिलिटी है वो घटाने का काम करता है। लेकिन दूसरी तरफ बात करके चले, पैरासिम्पैथेटिक जो सिम्पैथेटिक के इसका मेन काम रहता है वो होता है कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ाने पे, और कुछ लेवल पर काम रहता है उसका एक तरीके से हार्ट रेट को बढ़ाने पे, ये हमें हार्ट पे इम्पैक्ट डाले। और वेसल्स के बारे में बात की जाए, सिंपैथेटिक सिस्टम है, उसमें सिंपैथेटिक सिस्टम में क्या निकलना उस पर डिपेंड करता है, बाकी वो वेसोडाइलेशन भी कर सकता है, वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन भी कर सकता है, दोनों चीज़ें सिंपैथेटिक कर सकता है। पैरासिम्पैथेटिक का ऐसा कुछ खास रोल रहता है नहीं भाई, कुछ लेवल पे करेगा भी तो वो वेसोडाइलेशन ही करेगा, ज़्यादा कुछ खास करेगा नहीं। इम्पैक्ट जो रहता है वो सिंपैथेटिक के रहते हैं। यदि वो सिंपैथेटिक सिस्टम में यदि हमारा अल्फा रिसेप्टर काम कर रहा है एक तरीके से, तो वो वेसो कॉन्स्ट्रिक्टर का काम करेगा, और बीटा रिसेप्टर पर काम कर रहा है तो इसे वेसोडाइलेशन का काम करेगा। तो सिंपैथेटिक सिस्टम में ये चीज़ आप समझ लीजिए इस चैप्टर के आधार पे, या फिर आगे चल के भी आप पढ़ेंगे तो फार्मा में पढ़ेंगे कि जो सिंपैथेटिक सिस्टम है वो वेसोडाइलेशन भी करा सकता है और वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन भी करा सकता है। यदि आपके पास नॉन एपिनेफ्रिन हुआ एक तरीके से न्यूरो ट्रांसमीटर के रूप में, तो वो खाली वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन ही कराएगा, वेसोडाइलेशन को नहीं कराएगा, वो केवल अल्फा रिसेप्टर पर काम करता है। लेकिन यदि आपके पास और हुआ जैसे एपिनेफ्रिन हुआ, तो वो क्या कर सकता है, वेसोडाइलेशन भी करा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि वो वेसोडाइलेशन नहीं करा सकता है। तो इसलिए इस चीज़ों को थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है अल्फा और बीटा रिसेप्टर के आधार पे। इसलिए जब भी हम सिंपैथेटिक वाला जो की बात करते हैं, तो उसमें वेसो डायलेशन वाला सेंटर भी रहता है और वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन वाला सेंटर भी रहता है। ये चीज़ समझ चुके हैं। तो वैसे सेंटर्स की बात करके चलूँ, तो मैं सेंटर्स में ये सारे बात करते हैं जो मेडुला ओब्लांगेटा में रहते हैं। मैं रेगुलेशन सेंटर्स की बात कर रहा हूँ, तो रेगुलेशन सेंटर होता है वो हमारे मेडुला ओब्लांगेटा में रहते हैं। मेडुला ओब्लांगेटा में बताऊँ तो जो इस तरीके से इम्पल्स को ग्रहण करने का काम करता है, क्योंकि सिंपल सी बात है, प्रेशर बढ़ाना है कम करना है वाली इम्पल्स उसे पता भी तो लगनी चाहिए ना हमारे मेडुला को, तो इसलिए उसको जो ग्रहण करने का काम करता है वो करता है हमारा न्यूक्लियर स्ट्रक्चर सोलिटैलिस, जो कि इधर पोस्टीरियर मीडियल पार्ट में रहता है। मैं बात करूँ पोस्टीरियर मीडियल और उसके बाद लेटरल ऐसे बात करेंगे। तो पोस्टीरियर मीडियल पार्ट जो होता है तरीके पीछे की साइड मीडियल पार्ट, वो उस पर कौन रहता है हमारा न्यूक्लियर स्ट्रक्चर सोलिटैरियस, वो वाला सेंटर रहता है हमारा, और वो क्या करता है इस तरीके से इम्पल्स को ग्रहण करता है। जो हमारा सिंपैथेटिक जोन होता है जिसमें सिंपल से वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन जोन भी रहता है और वेसो डायलेशन भी जोन भी रहता है, वो रहता है हमारे एक तरीके से लेटरल पार्ट में। अब वो आप देख लीजिएगा अपर पार्ट में कौन सा रहता है, अपर साइड में हम जहाँ तक वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन रहता है, नीचे की साइड वेसो डायलेशन सेंटर रहता है। ये ध्यान रखा, जो एंटीरियर लेटरल में अपर साइड ऑफ वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन रहता है और नीचे की साइड वेसो डायलेशन है। ये दोनों सिंपैथेटिक है। जैसे मैं पहली बार पढ़ा था तो मैं कन्फ्यूज हो गया था कि क्या है, तो ऊपर की साइड पैरासिम्पैथेटिक रहता है, नीचे की साइड पैरासिम्पैथेटिक रहता है, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों के दोनों सिंपैथेटिक के ही नर्वस सिस्टम के रोल है। यानी कि सिंपल सी बात है, यदि आपसे पूछा जाए तो कन्फ्यूजन हो कि बेरो रिसेप्टर रिफ्लेक्स इंक्रीज हो गया, जैसे बेरो रिसेप्टर का आउटपुट इंक्रीज हो गया, तो कौन सा रिसेप्टर सबसे पहले इनिबिट होगा। तो ये चीज़ ध्यान रखना, आपको डिफॉल्ट क्लास में यही आएगा, क्योंकि सिंपल सी बात है, कुछ भी आंसर कुछ भी हो सिस्टम मान के चले, इन दोनों सेंटर में कोई ना कोई सेंटर से इनिबिट होगा। मान के चले ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो रखा है, आपको सिंपल सी बात है एक तरीके से वेसल्स को डायलेट करना चाहिए, ब्लड प्रेशर कम हो, तो आप सिंपल सी बात वेसल कॉन्स्ट्रिक्शन सेंटर को इनिबिट करेंगे, और जब ब्लड प्रेशर कम हो और आपको सिंपल सी बात है फिर वेसो डायलेशन सेंटर को इनिबिट करेंगे। तो इसलिए ये जो सेंटर है सिंपैथेटिक वाला ये इनिबिट होगा बाय डिफॉल्ट। तो इसलिए ये ध्यान रखना, ज़्यादा वो सिंपैथेटिक सेंटर नहीं देता है तरीके से। ये तो मैंने गलत टर्मिनोलॉजी को, सिंपैथेटिक सेंटर को भी यूज नहीं करता टर्मिनोलॉजी, वो यूज करता है तरीके से वेंट्रोलेटरल सेंटर यूज करता है तरीके से, वेंट्रोलेटर सेंटर यूज करता है वेंट्रल, मतलब ये तरीके से एंटीरियोलेटर सेंटर होता है, एंटीरियोलेटर सेंटर और मेडुला ओब्लांगेटा, ये एक तरीके से टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है इसके द्वारा। ये चीज़ हमेशा इनिबिट होगी, चाहे बीपी ज़्यादा हो रहा हो इतने से कम हो रहा हो।
अब वो डिपेंड करता है कि कौन इन दोनों में से कौन सा इनहिबिट होगा। फिर इस तरीके से हमारा एंटीरियर पोर्शन हो गया एंटीरियर मीडियल, पोस्टीरियर मीडियल हो गया, लेटरल हो गया इस तरीके से। फिर हमारा एंटीरियर पोर्शन बचता है, तो एंटीरियर में होता है न्यूक्लियस एमबी न्यूक्लियस एम्बिगुअस होता है, जैसे वेगस नर्व में होते हैं तरीके से। जो पैसे पट्टे जानते हैं वेगस नर्व कंट्रोल करती है उसको, तो इसलिए वेगस नर्व की सप्लाई रहती है इसके ज़्यादा, जो कि पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को कंट्रोल करता है, जिसको आपको पता ही मेन काम उसका हार्ट रेट को कम करना है, हार्ट रेट पे इम्पैक्ट डालता है मेन ये चीज़ ध्यान है। तो आगे का तीनों सेंटर आपको पता होना चाहिए। न्यूक्लियर शॉर्टेज का था, उसके अलावा लेटरल वाला था वो एंटीरियर लेटरल सेंटर थे, उसमें सिंपैथेटिक वाली अपर और लोअर। फिर उसके अलावा जो आगे का सेंटर आ जाता है इस तरीके से, वो सिंपल सी बात है ये सेंटर ये आपको शॉर्टेड हो जानी चाहिए। मेन चीज़ आपको बता रहे हैं नॉन एपिनेफ्रिन में पूछ सकता है, नॉन एपिनेफ्रिन एपिनेफ्रिन में क्या अंतर है। तो एपिनेफ्रिन है वो एक तरीके से वेसोडाइलेशन के समय वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन भी कर सकता है, क्योंकि जो हमारा एपिनेफ्रिन है नॉन एपिनेफ्रिन है वो खाली वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं करेगा। तो इस तरीके से जो मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट्स है वो डायरेक्टली कवर कर ली। फिर हम आते हैं मेन बात पे जो कि आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले बात करें बेरो रिसेप्टर रिफ्लेक्स की, तो मैं 3 रिफ्लेक्स के बारे में बातचीत करूँगा। बेरो रिसेप्टर रिफ्लेक्स, और इसके अलावा आता है कीमो रिसेप्टर रिफ्लेक्स और सीएनएस इस्कीमिक रिफ्लेक्स, और दो छोटे छोटे रिफ्लेक्स के बारे में बात करेंगे। तो सिंपल से बेरो रिसेप्टर रिफ्लेक्स में बात करें तो आपको उनकी रेंज पता होनी चाहिए, मेन रूप से इनकी फंक्शनल रेंज कितनी है तीनों सेंटर की। तो बेरो रिसेप्टर रिफ्लेक्स है उसकी जो फंक्शनल रेंज रहती है वो रहती है इस तरीके से। यदि हम मीन आर्टेरियल प्रेशर पूछे ध्यान रखना, उसमें क्वेश्चन में क्या लगा हुआ है, मीन आर्टेरियल प्रेशर लगा हुआ है कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर लिखा हुआ है, ये चीज़ बहुत डिपेंड कर जाती है। यदि आपके पास मीन आर्टेरियल प्रेशर लगा हुआ है, जैसे गाइटर में मीन आर्टेरियल प्रेशर दे रखा था, तो उसमें मीन आर्टेरियल प्रेशर लिखा हुआ था, उसमें ध्यान करना आपको लिखना 85 से लेकर 115 के आसपास मीन आर्टेरियल प्रेशर बात कर रहा है। ये सोच लीजिए 85 सिस्टोलिक नॉर्मली 120 का नॉर्मल आ जाता है, तो सिंपल से याद है 85 से लेकर 115 मीन आर्टेरियल प्रेशर होता है, तो इस उस पर कंट्रोल कर सकता है। यदि आपसे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर पूछा जाए तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर में हम करेंगे सीधा आंसर 70 से लेकर 150 तक। ये चाहिए 70 से लेकर 150 तक, यदि 150 तक से ज़्यादा हो जाए ब्लड प्रेशर तब की वो बिरो रिसेप्टर हमारा कुछ भी काम नहीं कर पाएगा। 70 से नीचे कुछ भी है तो तब भी रिसेप्टर काम नहीं करेगा। 70 से नीचे फिर और रिसेप्टर चाहिए पड़ेगी, तो 40 से लेकर 70 तक की बात करें तो वहाँ पे कीमो रिसेप्टर रिफ्लेक्स काम करता है, क्योंकि कीमो रिसेप्टर रिफ्लेक्स में सिंपल जब मैं रेस्पिरेटरी चैप्टर पढ़ाया था कोई याद हो, चाहे मैं कीमो रिसेप्टर मैंने बताया था, चाहे ऑक्सीजन वाले और कार्बन डाइऑक्साइड वाले, वो इसका सेम टू सेम एजिट है, तो आपको उसका खास अंतर नहीं है, वही का वही आ जाता है। उसके अलावा जो बात करी जाए सीएनएस इस्कीमिक रिस्पॉन्स, तो उसके भी बारे में बात करूँगा। सीएनएस जो कि 40 से कम का बात है, जो कि लास्ट सहारा रहता है इस तरीके से ब्लड प्रेशर को नॉर्मलाइज करने के तरीके से, जिसमें मतलब सीएनएस की सप्लाई कम हो जाती है, उसके आधार पर इस तरीके रेगुलेशन में रहता है। ये चीज़ हमें सीएनएस इस्कीमिक रिस्पॉन्स ये केमिकल रिसेप्टर रिवर्स को ज़्यादा कुछ खास पूछता नहीं है, को रेंज में होनी चाहिए कि 40 से नीचे कम काम करता है, तो मतलब बेसिक पता होना चाहिए। जैसे कीमो रिसेप्टर मैंने बताया था कि ऑक्सीजन और CO2 कंसनट्रेशन के आधार पर होता है। यदि ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन ज़्यादा हो रही है मान के चले, तो क्या मतलब है, ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन ज़्यादा हो रही है यानी कि तरीके ऑक्सीजनेटेड ब्लड ज़्यादा तेजी से आ रहा है, तो इसलिए ब्लड प्रेशर को घटाएगा इस तरीके से। सिंपल सी बात है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड इस तरीके से कम हो गया यानी कि इस तरीके से ब्लड प्रेशर का फ्लो इस तरीके से कम होगा। सिंपल सी बात है, कार्बन डाइऑक्साइड को बढ़िया, तो इसलिए सिंपल सी बात है वो ब्लड प्रेशर को बढ़ाएगा। ये चीज़ आप समझ सकते हैं, वो मेन रूप से डिसाइड होता है इस तरीके से कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की जो इस तरीके सप्लाई है वो किस तरीके से नहीं है ये चीज़। फिर मैं याद कर रहा हूँ तरीके से बेरो रिसेप्टर रिप्लेस की मेन चीज़ आपकी बात है। सीएनएस इस्कीमिक रिस्पॉन्स की बात कर लेता हूँ। सीएनएस इस्कीमिक रिस्पॉन्स का मतलब होता है कि इस्कीमिया हो जाता है। इस्कीमिया क्या होगा, क्योंकि सिंपल सी बात है जो सेरिब्रल लेवल पे जो एक तरीके से क्या है ब्रेन के लेवल पे एक तरीके से जो ब्रेन इसमें क्या हो रहा है तो ये चीज़ थी मेडुला ओब्लांगेटा तक पहुँच रहा था इस तरीके से, पेरिफेरल लेवल ब्लड की सप्लाई कम हो रही थी, उसको बता रहा था एक तरीके बीपी। तो उसमें क्या हो रहा है तरीके से ब्लड की सप्लाई इतनी कम हो गई कि जो सीएनएस लेवल पे सिंपल सी बात है हमारा जो ब्लड बॉडी प्रयास करती है कि सिंपल सी बात है जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम या ब्रेन होगा वहाँ पे ब्लड की सप्लाई प्रॉपर बना के रखी जा सके, उसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल जब कम होते इतना ज़्यादा कम हुआ कि पूरा ब्लड बॉडी ने प्रयास कर लिया फिर भी ब्लड की सप्लाई निरंतर नहीं हो पा रही है तरीके, तो वो क्या तरीके से ब्रेन पिक्चर में आता है, वो फिर अपने लेवल पे इस तरीके से ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है वैसे कॉन्स्टिट्यूशन करके, यानी कि इस तरीके से जो सीएनएस में रिस्पॉन्स होता है उसमें नेविटेटर सॉलिटेरियस का कोई रोल नहीं रहता, उसमें सीधे की सीधे जो इम्पल्स होती है वो इस तरीके से जो सेरिब्रल लेवल पे जो आर्टरी सप्लाई हो रही है
उनका जो इतनी ऑक्सीजन में कितनी कमी आ गई, इतनी सीएनएस लेवल में इतनी सप्लाई कम हो गई, इतनी तो उसके ऑक्सीजन में कमी आ गई, उसके आधार पर डिसाइड होती है। जिसके कारण क्या होता है, इस तरीके से जो ब्लड प्रेशर को बढ़ाती है, जिसके कारण क्या कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन की सप्लाई हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड है वो इतनी सीएनएस तक आ सके, इसलिए उसमें ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। इसलिए आप समझिए कि ऑक्सीजन की सप्लाई कम होने के, जैसे कीमो रिसेप्टर में भी रिपीट कर देता हूँ, ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो रही है तो इसका मतलब है कि वो ब्लड प्रेशर बढ़ाएगा, हमारा कीमो रिसेप्टर काम करे या इतनी स्ट्रीमी रिस्पॉन्स मांगे, लगभग सेम सही फंक्शन है इनका। वैसा उसमें सीएनएस लेवल पे रहता है, इसमें कीमो रिसेप्टर है जो कि वो उसी के लेवल पे रहता है इस तरीके से। यानी कि सिंपल सी बात है, जो मेन इतने ब्लड प्रेशर को भी का भी क्या काम है, मेन इतने ब्लड का काम रहता है। जैसे देखिए तो ऑक्सीजन सप्लाई करने को और के तो और रास्ते भी रह सकते हैं ना, और न्यूट्रिशन के, या फिर जैसे न्यूट्रिशन लगा लीजिए, जैसे ऑक्सीजन नहीं जोड़ रहे थे कि मैं अपना ऑक्सीजन जोड़ रहे हैं, ताकि सीएनएस में न्यूट्रिशन लगा लीजिए, न्यूट्रिशन की सप्लाई कम होगी तो इसलिए वो ब्लड प्रेशर को बढ़ाएगा, जितना ज़्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ेगा उतना ज़्यादा तेजी से सप्लाई होगी। ऐसे सिंपल सी बात है, उसमें रिटेंशन नहीं होगा ब्लड वेसल में, फालतू का इतने ब्लड का, तो इसलिए ये चीज़ है कि इसलिए उसको कारण क्या कि इन चीज़ों को कंट्रोल किया जा सकता है। ज़्यादा नीचे के केस में काम करते हैं ये सिंपल से ज़्यादा इसका ऐसा, मतलब जैसे सिंपल सी बात है, इनका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट तो है लेकिन वो क्वेश्चन ऐसा कुछ खास पूछता नहीं है। मेन पूछता है वो एक तरीके से रेगुलेशन में बैरियर रिसेप्टर रिफ्लेक्स की। तो बैरियर रिसेप्टर की बात करें तो बैरियर रिसेप्टर में तो पता नहीं बैरियर रिसेप्टर कौन कौन से रहते हैं, वो खास रहते हैं। तो बैरियर रिसेप्टर की बात करें जाए तो कैरोटिड साइनस पे रहता है, और एक रहता है हमारे आर्च ऑफ आइडिया में। तो जी यहीं पे हमने कीमो रिसेप्टर पढ़े थे उस टाइम पे, यहाँ पे कीमो रिसेप्टर जो होते हैं इसके बीबी वाले भी होते हैं और यहाँ पे भी होते हैं। इनमें बात करें तो कैरोटिड साइनस वाला रिसेप्टर वो इससे जो कि कौन सी नर्व से जुड़ा रहता है, मैंने बताया था 9th क्रेनियल नर्व से जुड़ा रहता है, किसके सहायता से, हियरिंग नर्व की सहायता से, और वो किसके साथ जुड़ा रहता है, वेगस नर्व की सहायता से। वेगस इनपुट और आउटपुट दोनों कंट्रोल करती है, ऐसा नहीं है कि खाली इनपुट ही कर रही है खाली आउटपुट ही कर रहे हो, वेगस इनपुट आउटपुट ही। बाकी इस चर्चा हम जब करेंगे, हम सारे क्रेनियल नर्व के बारे में बताएंगे, चर्चा करेंगे, तो इसके बारे में बातचीत होगी जब अनाटमी या फिजियोलॉजी की विस्तार से इसकी। इसलिए सिंपल सी बात है, इससे आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी नर्व है सप्लाई कर रही है, कौन कौन से इतने चीज़ों से जा रही है, कहाँ पे जाके मिलेंगे तेरे सप्लाई करिए, न्यूक्लियर ट्रस्टर सॉलिटरी को जहाँ से 9th और 10th क्रेनियल दोनों का रीजन रहता है हमारा इस तरीके से। तो इसलिए तो ये वहाँ पे जाते हैं, जिसके कारण कहा जाता है मानिए बीपी ज़्यादा है, सिंपल से लेटरल वाले का तो इनहिबिशन होता ही है, लेटरल वाले का, वो बीपी वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन वाले का होना कि वेसो डायलेशन वाले का होना उस पर डिपेंड करता है। मान के चले अब बीपी ज़्यादा है किसी पेशेंट का, तो बीपी ज़्यादा है तो सिंपल सी बात है वो क्या करेगा, इधर वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन सेंटर है इधर लेटरल वाले साइड में, उसको इनहिबिट करेगा। उसके अलावा क्या है कि स्टिमुलेट किसको करेगा इस तरीके से, जो हमारा पैरासिम्पैथेटिक है उसको स्टिमुलेट करेगा। तो ये चीज़ होगी इनिबिशन और स्टिमुलेशन हो जाए इस तरीके से, जिसके कारण क्या होगा, चलिए हार्ट रेट है वो इतने कम हो जाएगा और वेसल्स है वो डिक्रीज डायलेशन होगी। दोनों चीज़ें देखेंगे, चाहे भले ही अब ब्लड प्रेशर है वो किसी के कारण बढ़ा, चाहे हो सकता है कि हार्ट रेट में कुछ दिक्कत नहीं थी, हार्ट रेट अपना नॉर्मल लेवल पर चल रहा था। ये चीज़ ध्यान रखना, मैं फिर दोबारा बता रहा हूँ, हार्ट नॉर्मल लेवल पर चल रहा था लेकिन फिर भी ब्लड प्रेशर ज़्यादा हुआ तो रिफ्लेक्स में हार्ट रेट कम होगा ही होगा। ये चीज़ नहीं है कि सिंपल सी बात है जो भी चीज़ खराबी थी उसमें ही सही चीज़ होगी, सिंपल सी बात है हार्ट रेट दोनों चीज़ों में कम हो गए थे। इसलिए ये जा रहे थे बीपी और हार्ट रेट दोनों ही कम होती है, वैसे कॉन्सेंट्रेट होता है। कीमो रिसेप्टर में बात करें सेम में तो खाली जैसे उसमें हार्ट रेट पे ऐसा डालते हैं, तो मेन रूप से जो कंट्रोल रहता है तरीके से वो हार्ट पे ज़्यादा सटीक कंट्रोल रहता है हमारे न्यूरॉन्स का। इसलिए ये चीज़ बात करी जाए तो इसको देख रहा हूँ एक्स्ट्रा वाली बात होगी। इसलिए ध्यान रखना हार्ट रेट और जैसे मान लीजिए जैसे बीपी आया तो हार्ट रेट और हमारा जो वेसो डायलेशन है वो दोनों चीज़ होंगी ताकि वो नॉर्मलाइज किया जा सकता है। यदि उसका उल्टा हो रहा है, मान के चले सिंपल सी बात है हमारा बीपी कम हो रहा है तो वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन को बढ़ावा देगा, और सिंपल सी बात है जो पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन है उसको इनिबिट किया जाएगा, जिससे हमारे हार्ट रेट बढ़ेगी और वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा। तो इसलिए यदि बीपी ज़्यादा है तो क्या होगा, रिफ्लेक्स रिस्पॉन्स में हमारा हार्ट रेट एक तरीके से बढ़ेगा और सिंपल सी बात है वेसो डायलेशन देखने, वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन है वो देखने को मिलेगा। ये चीज़ आप समझ चुके हैं। फिर उसके अलावा क्या कहते हैं, फिर इसके अलावा छोटे छोटे रिफ्लेक्स के बारे में बात, फिर एक रिफ्लेक्स ये आ जाता है इस तरीके से जिसमें मैं बता हूँ, हाँ एक तरीके का क्या था वो उसका ध्यान नहीं आ रहा, लो प्रेशर रिसेप्टर होते हैं, जैसे मैं थोड़ा सा मेंशन कर रखा है गाइडलाइन में इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो लो प्रेशर रिसेप्टर होते हैं वो किस लिए होते हैं, तो लो प्रेशर रिसेप्टर होते हैं वो इसलिए होते हैं ताकि क्या है कि कभी भी हम ब्लड इन्फ्यूजन करते हैं तो इस तरीके से मान के चलिए हमने ब्लड इन्फ्यूजन किया, तो यदि मान के चलिए हमारा ब्लड इन्फ्यूजन करते हैं तो मान के चलिए हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ता है 15 mm भाई जी, यदि बेरे रिसेप्टर काम नहीं करेंगे तो कितना तक बढ़ जाएगा, वो उखड़ जाएगा 40 mg। यदि बेरे रिसेप्टर के साथ ये लो प्रेशर रिसेप्टर भी काम नहीं करे तो हमारा वो 100 तक बढ़ जाएगा।
तो इसलिए लो प्रेशर रिसेप्टर का वैसे तो कोई रोल नहीं रहता इसमें, लेकिन ये क्या कि यदि हमारा जो यदि ब्लड इन्फ्यूज किया जाता है तरीके से, हमारा इस तरीके से वेन्स में इन्फ्यूज किया जाता है, जैसे हम तो जैसे हम IV ड्रॉप से वगैरह से इन्फ्यूज करते हैं ब्लड, तो इसलिए ब्लड प्रेशर को बहुत ज़्यादा होने देता नहीं है। तो ये चीज़ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट एक्सपर्ट है, मैं 3-4 बार फिजियोलॉजी में 2-3 चीज़ें आपको हमेशा याद रखनी जरूरी है, कोई भी क्वेश्चन आए आपको। ये तो उसके बारे में एक्सरसाइज को लेकर कि एक्सरसाइज को लेकर क्या क्या अंतर आया है, जैसे एक्सरसाइज को लेकर जैसे वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी देखने को मिलती है, कार्डियोकार्डियो कैसे बात करें चले, जिसके कारण कि हार्ट रेट थोड़ी बहुत ही बढ़ जाती है, लेकिन आउटपुट हमारा अच्छा खासा बढ़ता है, जैसे स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ जाता है धीरे धीरे। एक्सरसाइज वाले बात करें जैसे तो जब होता है टॉपिक आ गया, तो ये तो आपको एक्सरसाइज वाला एक्सपर्ट और ये ब्लड इन्फ्यूजन वाला एक्सपर्ट हमेशा याद रखना ही रखना है, ये चीज़ समझिए। फिर उसके अलावा हम लास्ट 2-4 जैसे आलतू फालतू जैसे रिफ्लेक्स की बात करते हैं, आलतू फालतू तो नहीं पर क्वेश्चन आ सकता है, मतलब वो इसमें बात करते हैं 1-2 नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो पहला पहला बात है हमारा ब्रेन ब्रिज रिफ्लेक्स। तो उसमें क्या होता है, एक तरीके से ये एक तरीके ध्यान रखना, खाली ये रिफ्लेक्स ऐसा रहता है जो ब्रेडिकार्डिया का रहता है, खाली ब्रेडिकार्डिया देखना, मतलब ब्रेडी यदि मैंने की सिंपल सी बात है, यदि हमारा ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो रहा है या हार्ट रेट ज़्यादा हो रही है तभी ये रिफ्लेक्स हमारा देखने को मिलेगा, वैसे हमारे देखने को मिलेगा नहीं। तब ऐसे ला लीजिए जब हमारा ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो रहा है, तो इसलिए तो आर्टरी या जो हार्ट में जो ब्लड ज़्यादा चल रहा है ना, ऐसे तो है नहीं, खाली वैसे में ब्लड ज़्यादा है, उसमें तो ब्लड ज़्यादा है। तो ब्लड ज़्यादा हो गया तो इसलिए स्ट्रेच रिफ्लेक्स हो गया, जैसे बेयर रिसेप्टर होता है स्ट्रेच रिफ्लेक्स रहता है। तो क्या वो एक तरीके से ऐसा तो है नहीं खाली वेसल्स ही वालों को स्ट्रेच करेगा, इतनी वो उसको भी तो स्ट्रेच कर सकते हैं ना एट्रिया को, एट्रिया को स्ट्रेच करते करते क्या उसने ऐसे नोड को भी स्ट्रेच कर दिया, ऐसे नोड स्टिमुलेट हो गया, तो इसलिए उसको पता लग गया ऐसे नोड को कि हार्ट रेट कम करनी पड़ी, ये ऐसे काम नहीं चलेगा। हाँ इसमें ये चीज़ ध्यान रखना, इसमें कोई मतलब बीपी पे कोई इम्पैक्ट नहीं आता, ब्लड प्रेशर जो इधर वेसल्स को कोई इम्पैक्ट नहीं आता। जो ब्रेन ब्रिज रिफ्लेक्स है, ब्रेन ब्रिज रिफ्लेक्स का मतलब अभी मैं ये मैं समझ लीजिए कि खाली चीज़ें से रिस्पॉन्स ब्रेन पे जा रहा है, ब्रेन से सब कोई ताल्लुक नहीं है, उसका ताल्लुक रहता है मेनू ऐसे नोड से, जिसके कारण क्या कहते हैं ऐसे नोड का जो आउटपुट होता है वो अपना इसलिए घटा लेता है और हार्ट रेट को खड़ा देता है, ब्रेडिकार्डिया कर देता है। ये चीज़ ध्यान रखना, हार्ट रेट अपना काम और मैनिपुलेट हो सकता है किसी भी कारण से, चाहे भले बीपी किस कारण से बढ़ा हो, मान चलिए इसका सिंपैथी में हार्ट रेट नॉर्मल भी थी लेकिन फिर भी इसने हार्ट रेट घटा दी, तो ब्रेडिकार्डिया वाली कंडीशन हो जाती है। आप ये कहेंगे कि तो कंडीशन खराब हुई, लेकिन एक रेंज में आने में ब्रेडिकार्डिया को भी झेल सकता है, ऐसा नहीं कि वो हमेशा फिजियोलॉजिकल लिमिट में रहता तभी सही रहेगा, ब्रेडिकार्डिया भी एक रेंज में झेली जा सकती है, इसलिए उसने ब्रेडिकार्डिया कर दिया, जिसके कारण क्या हुआ तेरी जो हमारा हार्ट रेट जो ब्लड प्रेशर बढ़ रहा था तेरे से वो नॉर्मलाइज हो गया कुछ हद तक। फिर आता है तरीके कुशिंग्स रिफ्लेक्स। तो कुशिंग्स रिफ्लेक्स जैसे मैं बताया था, इसके अलावा दोनों तीनों रिफ्लेक्स आते हैं, वो एक तरीके से टैकीकार्डिया, जैसे ये तो ब्रेडिकार्डिया कर रहा था जैसे वो वाले जो है वो टैकीकार्डिया करते हैं, जिसके कारण मैं बात करूँ कि चलो और रिफ्लेक्स होगी। तो जैसे कुशिंग रिफ्लेक्स में क्या होता है, तो कुशिंग रिफ्लेक्स में बात करते हैं इंट्राक्रेनियल प्रेशर होता है इस तरीके से वो बढ़ जाता है, इंट्राक्रेनियल प्रेशर है एक तरीके से वो बढ़ जाता है, तो क्या करेगा इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ जाता है, तो इसलिए तरीके से वो क्या करता है हार्ट रेट को बढ़ा देता है। ठीक है, या थोड़ा सा इस तरीके से मैं क्लियरिफाई कर दूँगा, मेरे को गलती हुई। तो तरीके से जो ब्रेन कोशिंग रिफ्लेक्स होता है, ब्रेन भी सर्कल ब्रेन भी से स्टार्ट करता है, ब्रेन भी रिफ्लेक्स में हमारा फ्लूइड ओवरलोड हो जाता है इस तरीके से, जिसके कारण क्या हो गया तरीके से स्ट्रेच किया है डॉक्टर ने, जिसके कारण क्या कहते हैं इसमें ऐसे ध्यान रखना हार्ट रेट बढ़ जाएगा, क्यों बढ़ जाएगा इस तरीके से, तो वो इस तरीके से उसको कहा कि फ्लूइड एक तरीके से हटाना है ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी दूर, सिंपल सी बात है, ताकि क्योंकि सिंपल सी बात है फ्लूइड एक तरीके से कुछ ना कुछ फ्लूइड में बताता है एक तरीके से लास्ट में बचे जाता है एक तरीके से, तो उसको फ्लूइड को एक्स्ट्रा फ्लूइड को निकालना जरूरी है, तो उसको निकालने के लिए एक तरीके से हम ये हमारा कार्डियक है वो हार्ट रेट बढ़ा देते हैं, ऐसे नोड हार्ट रेट बढ़ा देता है। फिर बात करते हैं इंट्राक्रेनियल, उसमें क्या होता है जैसे ब्रेन कुशिंग रिफ्लेक्स में इंट्राक्रेनियल प्रेशर होता है तरीके से वो बढ़ जाता है, जिसके कारण क्या होता है तरीके से वो क्या हमारी हार्ट रेट कम हो जाती है, ये चीज़ ध्यान रखना। बस और ऐसा कुछ कहते नहीं, बस हाई वो इनके लिए इंट्राक्रेनियल हाइपरटेंशन मतलब इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ जाता है, जिसके कारण क्या तरीके से क्योंकि कहते हैं हार्ट रेट बड़ी घट जाती है हमारी, ये चीज़ वैसे मैं ये चीज़ ध्यान में कुछ नहीं निकला इसमें। फिर क्या कहते हैं हम बेजॉइड रिफ्लेक्स के बारे में बात कर रहे थे, बेजॉइड जेरिस रिफ्लेक्स की। तो बेजॉइड रिफ्लेक्स क्या तरीके से जो इन्फेक्ट होते हैं हमारे तरीके से जो जहाँ पे इन्फेक्शन हो रखा हो, इन्फेक्शन या तरीके इन्फ्रैक्ट मन रखा हो या ब्लड सप्लाई कम हो रखी है, जैसे माइक्रो इन्फेक्शन होता है इन्फ्रैक्ट होता है, जिसके कारण क्या होता है तरीके से टिश्यू निकलता है, उससे क्या सेरोटोनिन का लेवल है वो निकलता है, और इसके कारण क्या होता है एक तरीके से वो क्या करता है हमारे जो ब्लड प्रेशर है उसको घटा देता है,
क्यों घटाता है ब्लड प्रेशर को? क्योंकि वो क्या ब्लड प्रेशर या हार्ट रेट को क्यों घटाता है? मेन रूप से हार्ट रेट पे काम रहता है। तो हार्ट रेट को क्यों घटाता है? क्योंकि मैं ये बताया था कि जब हमारे कोरोनरी आर्टरी को जो सप्लाई होती है वो तभी मिलती है जब क्या एक तरीके से हमारा जो क्या कर रहा है, एक तरीके से जो कोरोनरी आर्टरी सप्लाई सबसे ज़्यादा कम मिलती है तेरी डायस्टोलिक फेज में मिलती है। अब क्या कि सिंपल सी बात है, मान के चलो अब हमारा ब्लड हार्ट अब बहुत तेज़ी से धड़क रहा है, तो बहुत तेज़ी से धड़क रहा है, तो सिंपल सी बात है कोरोनरी आर्टरी को तो पहुँचने का मौका नहीं मिल रहा, कोरोनरी आर्टरी में ब्लड जा ही नहीं पा रहा, कोई डायस्टोलिक फेज भी किस तरीके से डायस्टोल फेज की क्वांटिटी कम रहेगी, मेसोसिस्टोलिक वाली फेज तो एक तरीके से पूरी रहेगी क्योंकि मेसोसिस्टोलिक वाली फेज है, रिलैक्सेशन एक तरीके से कम मिल रहा है, एक तरीके से डायस्टोलिक फेज वाली ज़्यादा चल रही है, जिसके कारण क्या करते हैं ब्लड हार्ट रेट को कम करते हैं, जिसके कारण डायस्टोलिक में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मिले तो ब्लड की सप्लाई इतनी तो कोरोनरी आर्टरी में ज़्यादा से ज़्यादा हो, जो इसमें इन्फेक्ट वाली समस्या क्रिएट हो जाती है हार्ट के लिए, वो एक तरीके से ना हो। एक तरीके से छोटे मोटे रिफ्लेक्स में एक तरीके से काम है, एक तरीके से मायोकार्डियल इन्फेक्शन लग जाना, ब्लड प्रेशर रेगुलेशन में दिमाग का कोई ऐसा कुछ खास रोल है नहीं है। मैंने जो 2-3 रिफ्लेक्स बताए थे बेजोएड और क्या कहते हैं एक तरीके से दो चीज़ों का बेरोरेसेप्टर रिफ्लेक्स, कीमोरेसेप्टर रिफ्लेक्स और सीएनएस रिफ्लेक्स, यही आपको याद रखने हैं। सेंटर आपको पता होना चाहिए कौन कौन सा कहाँ कहाँ पे है, और ऐसा कुछ खास क्वेश्चन इससे पूछेगा ही नहीं। मेन रूप से आपसे 110% बेरोरेसेप्टर पे जाएगा, जिस चैप्टर से क्वेश्चन उठाया था आपने। अभी थोड़ा बहुत दिक्कत होगा, कोई भी 2 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है इधर उधर, तो आपको पता होना चाहिए, मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। फिर आपको किताब से भी चेकआउट कर सकते हैं, जहाँ तक है अब जैसे मैंने बता दिया तो आपको किताब पढ़ने में कन्फ्यूजन नहीं होगा, आपको काफ़ी आसान रहेगा तरीके से पढ़ना। तो ये चीज़ आपका ध्यान रखना।